हे वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज जो बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन पार्ट 2 के बारे में। प्रोटीन पार्ट 2 मतलब कि जो आपके बात करेंगे आज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तीनों जो प्रोसेस हैं इनके बारे में डीप में बात करेंगे, कैसे कैसे फूड ब्रेक होता है, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे कैसे मेटाबोलाइज होता है। सारी बात यहाँ पर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। पहले डाइजेशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, इन तीनों को बताने से पहले मैं इन तीनों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो एक बार इन तीनों की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन अगर देखें, डाइजेशन मतलब कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है और कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, तब तक के प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन ऑफ फूड। चाहे वो प्रोटीन का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो या फिर फैट का हो, पूरा कंप्लीट बोला जाता है आपका डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन की जब प्रक्रिया खत्म हो जाती है, यानी कि प्रोसीजर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो फूड ब्रेक हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट जब इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जैसे ही खत्म होता है, नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होता है जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, वो हमें एनर्जी के तौर पे या फिर जब भी हमें उसकी नीड है, बॉडी में उसकी नीड है, तो वो हमें कब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो वो प्रोसेस पूरा आ जाता है मेटाबोलाइजेशन के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को, इन तीनों प्रोसेस को अब हम डीप बाय डीप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक है वो डाइजेशन, उसकी तरफ मूव करते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो एक स्क्रीन पर आपको पिक दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि फूड कहाँ से हम जैसे माउथ से हम खाते हैं और एनस से एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो वहाँ तक जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है, कैसे रन होता है, एक कॉमनली प्रोसेस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल मान लीजिए, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसलिए एक प्रोटीन सोर्स ले लेते हैं, जैसे कि एग वाइट या फिर होल एग। होल एग एग्जांपल ले लेते हैं। होल एग किसी व्यक्ति ने कंज्यूम किया, माउथ से कंज्यूम किया, उसके बाद च्यू किया, सलाइवा में मिक्स किया, तो यहाँ पर जो आपका जो प्रोटीन है वो यहाँ पर मिक्स होना शुरू हुआ सलाइवा के साथ, मतलब सोर्स पूरा मिक्स हुआ। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू मूव करता है, लेकिन ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये फूड को ले जाए और स्टमक में लीव करे, बस इसका और कोई फंक्शन नहीं है। जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, फूड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो फूड था, वो आपका जो प्रोटीन था, वो अब और सिंपलियर फॉर्म में आपका ब्रेक होता है, ताकि वो और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो और एब्जॉर्ब हो पाए। तो यहाँ पर फूड जो है ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जहाँ पर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ब्रेक डाउन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है थ्रू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। जब ये आपका फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, फिर मूव कर जाता है वो ब्लड स्ट्रीम में और बचा हुआ पार्ट आगे मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स बच गए हैं, तो वो फिर से एब्जॉर्ब होते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, और रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ तो जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होते, वेस्ट होते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो पाएँ। अब जो एक्सक्रीट आउट होने का प्रोसेस है वो रेक्टम तक पहुँचता है, फिर एनाल तक पहुँचता है और फाइनली प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये ओवरऑल डाइजेशन है। यहाँ पर आपको पूरा डाइजेशन बताया गया है। अब बात करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन की। प्रोटीन के डाइजेशन बताने से पहले मैं आपको एक चार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें फाइनली बताऊंगा कि कहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बना, किसकी हेल्प से बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी और डीप बाय डीप आप इस चार्ट को देखिए। लेकिन जो डीपली डाइजेशन बताया जाएगा वो इसके बाद बताऊँगा। तो चलिए चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए जो विजिबल चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसमें देखेंगे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स से आपको प्रोटियोन्स यानी कि प्रोटोन्स यानी कि पेप्टाइड्स, ये तीन प्रोडक्ट हैं, एक ही हैं ये प्रोडक्ट, तीन अलग अलग नाम है। ये बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बनता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन बनते हुए से पीछे एक प्रोसेस है, जिससे कि पहले तो आपको बता दूं, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन से पेप्टाइड्स बना रहा है। लेकिन पेप्सिन कैसे बना, इस कहानी को जरा देखिए। तो दूसरे चार्ट आपको एक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि तीन सेल्स हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा है पेप्टिक सेल्स और तीसरा है ऑक्सिन सेल्स। तो अब यहाँ पर देखिए पैराइटल सेल्स भी इनको बोला जाता है और पेप्टिक सेल्स को आपका चीफ सेल्स भी बोला जाता है। तो म्यूकस नेक सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करती हैं म्यूकस, और जो पेप्सिन सेल्स हैं वो पेप्सिनोजेंस जो है वो सीक्रेट करते हैं, लेकिन पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम है। उसके बाद जो आपकी पैराइटल सेल्स हैं वो HCl का फॉर्मेशन करती हैं और विटामिन B12 का सीक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर HCl और पेप्सिनोजन बन चुके हैं, लेकिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है,
इससे एक एक्टिव एंजाइम बनना है जो कि एक्टिवेशन करेगा, जो कि है पेप्सिन। ये एक एक्टिव एंजाइम है, इसका पीएच जो रहता है 1.8 पीएच रहता है। चलिए मूव करते हैं बाकी वापस से अपने चार्ट पर जो कि पूरा डाइजेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर पेप्टाइड्स बन चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। उसके बाद पेप्टाइड से जो उससे और सिंपलियर फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा वो है डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स किसकी फॉर्म से बना, किसकी मदद से बना, जो कि है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सिलिन पेप्टिडेज। उसके बाद जो डाइपेप्टाइड्स बन चुके हैं उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसके प्रेजेंस में बन रहा है, किसकी मदद से बन रहा है, वो है डाइपेप्टिडेज एंजाइम। इसकी मदद से यहाँ पर आपको अमीनो एसिड जो कि फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन के डाइजेशन का, वो मिलता हुआ दिख रहा है। अब आपने बड़ी आसानी से यहाँ ये तो देख लिया कि प्रोटीन से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, लेकिन ये फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, कौन से ऑर्गन में हुआ, ये सारी चीज़ें अब आपको बताता हूँ इन अ डीप इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ तो प्रोटीन जो हैं वो 2 पार्ट में डाइजेस्टेड होते हैं। मतलब कि एक जो प्रोसेस होता है वो इन स्टमक होता है और दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो इन इंटेस्टाइन होता है। तो सबसे पहले इन स्टमक की बात करेंगे, फिर इन इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो इन स्टमक में क्या होता है, मतलब कि स्टमक में क्या रहेगा कि फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनके साथ सबसे पहले मिक्स होता है। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनके अंदर HCl वगैरह प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, जिसमें कि ये फूड मिक्स होता है ताकि वो ब्रेकडाउन के प्रोसेस को आगे ले जा पाए। अब जैसे ही फूड पूरी तरीके से इससे मिक्स हो चुका होता है तो ये क्या करते हैं कि अब आपने ये देख लिया कि जो पेप्सिनोजन है वो उससे पेप्सिन कैसे बना पिछले वाले प्रोसेस में। तो अब क्या होगा कि जो पेप्सिन है वो एक्शन करना शुरू कर देगा और जो बड़े बड़े पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे ताकि फर्दर एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो ये इतना प्रोसेस जो है वो स्टमक में होता है और रेस्ट ओवर जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि इन इंटेस्टाइन जो प्रोसेसेस चलते हैं वो काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं उनकी मदद से चलते हैं। अब जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर दो एंजाइम्स जो हैं या 2 कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं कह लीजिए, वो यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं। जो पहला वाला है वो है आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और दूसरा वाला जो है वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो वैसे तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काफ़ी सारे होते हैं, तो यहाँ पर जो 6 ओवरऑल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है आपका ट्रिप्सिन, फिर आ जाता है काइमोट्रिप्सिन और उसके बाद आ जाता है कार्बोक्सिल पेप्टिडेज, फिर आ जाता है लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर हम इन 6 का काम नहीं है, डाइजेशन में ये 6 काम नहीं आते हैं, केवल 3 काम आते हैं। ऊपर के जो 3 मैंने आपको बताए हुए हैं, जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सिल पेप्टिडेज, ये यहाँ पर काम आते हैं। अब आपने जान लिया कि जो यहाँ पर एंजाइम्स थे वो कौन कौन से थे, लेकिन इनका वर्क क्या है। इनका वर्क यह है कि एक एंजाइम मतलब कि ईच एंजाइम क्या करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है जिससे कि अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है ताकि बॉन्ड टूटे तो अमीनो एसिड जो है वो सेपरेट हो और ईजी हो जाए उनका एब्जॉर्ब होना। फिर उसके बाद क्या आपको बताया जा रहा है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है यहाँ पर कि सेंट्रल जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, यानी कि उसको हाइड्रोलाइज करता है। कहाँ से, पॉलीपेप्टाइड चेन से, ताकि एक जो अमीनो एसिड है वो सेपरेट आउट हो पाए और उसके बाद अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए। अब ये बात हो गई आपके पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं उनकी। अब अगर बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की, तो इसमें आ जाते हैं आपके अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। ये भी क्या करते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करने का काम करते हैं ताकि फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम और जेजुनम। ड्यूडेनम और जेजुनम जो है वहाँ पर प्रोटीन का मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसके लिए ATPs की ज़रूरत होती है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब आपको क्या बताया जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो 3 जगह सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है या 3 तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तरीका आ जाता है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आ जाता है पैसिव और उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेट। तो अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है मोड वो है एक्टिव। एक्टिव के थ्रू सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपको प्रोटीन का होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू आप क्या देखेंगे कि एक अमीनो एसिड जो है वो अगर एब्जॉर्ब होता है तो उसको एक ATP एनर्जी चाहिए होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये यहाँ
यहाँ पर क्राइटेरिया होता है प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन का। और एक जो आ जाता है लास्ट फैसिलिटेट, तो कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर आपने कैरियर प्रोटीन नहीं जानते हैं तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर बताया हुआ है कि कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं, तो जाकर के उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। अब जो लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है वो है मेटाबोलाइजेशन का। तो मेटाबोलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं तो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की तो वो हमें कैसे मिलेगा वो पढ़ते हैं हम इसके अंदर मेटाबोलाइजेशन के अंदर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का अगर आप देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म, तो आपने अगर गौर किया हो तो प्रोटीन जो रहते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इसका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो ब्रेक रिमूव होना होता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे ही यहाँ पर रिमूव होता है उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो क्या हुआ कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में स्टोर हुआ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम में ये जो है स्टोर हो चुका है। उसके बाद जो अमीनो एसिड्स हैं वो फर्दर ब्रेकडाउन और होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो अमीन प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द यूरिन, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसका नाम आता है कीटो एसिड। कीटो एसिड्स जो होते हैं वो आपने अगर सिट्रिक साइकिल पढ़ी हुई हो, जिसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, उसके अंदर एंटर करता है, इसका एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो प्रोटीन है वो यहाँ पर मेटाबोलाइज हो चुका है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन चुका है। इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म रहता है। वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।